जोहार, नमस्कार। आज बीच बहस में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है आरक्षण, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आरक्षण को लेकर कई तरह के मत हैं। संविधान सभा में जो मेंबर थे, जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, जो एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने माना या स्वीकार किया कि गुलामी के काल में कुछ जातियां, कुछ समुदाय बहुत ही पिछड़ गए हैं। इसलिए उनको, जब संविधान में समानता का सिद्धांत दिया जा रहा है, तो उनको बराबरी में लाया जाए। इसलिए एससी एसटी के लिए यह व्यवस्था की गई कि उनके लिए सरकारी नौकरियों में, विधानसभा लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था होगी, ताकि जिस कमज़ोर वर्ग से जो लोग आते हैं वहाँ से वो शासन की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में उनको और उनके परिवार को जोड़ा जा सके। और इस क्रम में धीरे धीरे उनका इतना स्पंदन किया जाए कि अगले एक दशक में यह आरक्षण की सीमा खत्म कर दी जाए। लेकिन आरक्षण में राजनीति घुसी और नियत बदनीयत रहा। इसलिए आरक्षण का जो मोटो था, वह मोटो इन 75 सालों में भी नहीं पूरा हो पाया। हर किसी ने इस बात को स्वीकारा। वह दिन याद है जब लोग पिछड़ा होना, यानी बैकवर्ड होना, गरीब होना अच्छा नहीं समझते थे, आरक्षण लेना अच्छा नहीं समझते थे, और अपने को गरीब कहलाने से, गरीब होने से कम, गरीब कहलाने से ज़्यादा बचते थे। आरक्षण मिला है हमको, आरक्षण मिले हमको, इससे बचते थे। और आज के दिन में गरीब जो है सो है ही, लेकिन फटे पैंट पहन करके गरीब बनना, फटे शर्ट पहन करके गरीब बनना, अब महंगे दामों में उसको खरीद करके पहनना, यह एक नया फितूर हो गया है। लगभग हर जातियां किसी न किसी रूप में आरक्षण की मांग करती रही हैं। वह भी तब जबकि आज़ादी के बाद सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स वगैरह की संख्या में भरमार हुआ, लेकिन नौकरियां सिकुड़ती गईं। उन सिकड़ी हुई नौकरियों को पाने की जद्दोजहद में जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने हिसाब से बांटती रही कि हाँ आरक्षण आपको मिलेगा। इसी में ईडब्ल्यूएस बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां थीं, वो कि हमको भी आरक्षण मिले। सरकार ने आरक्षण दे दिया। इस आरक्षण पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ में 3 ने माना कि नहीं, सरकार ने आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है वह सही है, इससे समाज में कोई असमानता नहीं होगी। जो वेरियर है आरक्षण का 50% का, वह नहीं टूट रहा है। 2 जजों ने माना कि नहीं, वो असंवैधानिक है और आरक्षण का जो मोटो है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे। हम अपने पैनलिस्ट से, जो अलग अलग फील्ड के अपने अपने में माहिर लोग हैं, उनसे यह जानना चाहेंगे कि इस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण देने से देश में प्रगति, देश में विकास और देश में समानता, समाज में समानता, ये कितने अवसर आएंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए डीएवी स्कूल हेहल के प्राचार्य और क्षेत्रीय सहायक निदेशक डॉक्टर एफके सिन्हा जी हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एसएस प्रसाद साहब, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं और अभी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है दीपक बारा, जो फिल्म मेकर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता, जो रांची वुमेंस कॉलेज की हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। सिराज साहब, आप चूँकि टीचिंग के फील्ड में हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि बहुत जगह यह मामला जो है चलता रहा है। लोग आपस में जब बैठते हैं तो आरक्षण को लेकर के एक दूसरे को दोषी ठहराना कि मिल गया इसीलिए वो वहाँ चला गया, उसकी मेरिट ख़त्म हो जाती है और उस आरक्षण के लिए मारामारी हुई। तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण मिलने से
आपको लगता है कि जो इस श्रेणी में कमज़ोर वर्ग जो 8 लाख की सीमा तय की गई है, उस 8 लाख की सीमा में समानता के अवसर मिलेंगे और एडमिशन से लेकर के बाकी सब जगह जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में उनकी गुंजाइश बढ़ेगी? जैसा कि बताया गया कि समानता लाने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पहले SC ST OBC में था, बाद में ओबीसी तो बाद में आया, ओबीसी बाद तो में ऐड आया। किया गया। अभी जो है EWS आया है हाँ। नया, जो 10% EWS में लाया गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को दिया गया है। सरकार की तो यही है प्रयास कि इससे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पहले दिया गया सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण दिया गया था, अभी आर्थिक रूप से दिया गया ताकि इनके लोग भी ऊपर आकर करके वो कर सकें। जैसे क्रीमी लेयर की बात है, क्रीमी लेयर डिसाइड किया गया है, इसमें 8 लाख ये तय किया गया है, तो निश्चित रूप से इस वर्ग में तो निश्चित रूप से ऊपर लोग आएंगे। लोग इसमें ये भी तय हो जाना चाहिए कि भाई कि इसमें जिसको ऊपर एक बार मिल जाता है फिर ऊपर आ जाते हैं तो उनको कम है, लेकिन सही ढंग से सटीक रूप से इसको लागू किया जाए सर्टिफिकेट बनाने में। ये तो हर स्टेट अपने अपने स्तर से तय करते हैं ये इकोनॉमिक कंडीशन, तो इसमें जो है सर्टिफिकेट सही ढंग से बनाया जाए ताकि सही लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, तभी इसका ज़्यादा फायदा समाज में होगा। आपने तो ऐसा सपना दिखा दिया कि सही ढंग से लागू करना और उसको फिक्स करना कि एक ही पीढ़ी लेगी, दूसरी पीढ़ी नहीं लेगी। यह तो मामला लंबे समय से चला आ रहा है, कहाँ इस पर कोई सुनवाई होती है। अभी जो आरक्षण की स्थिति है, मेरे पास जो EWS के आरक्षण के समय जो आंकड़े आए हैं, जैसा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, EWS को 10%, OBC को 27%, SC 15%, ST को 7.5%, ये सेंट्रल का है। झारखंड में जो आज विशेष सत्र बुला करके वो किया गया, उसमें 12% SC, 28% ST, 15% BC1, 12% BC2 और 10% EWS 77%। पहले था केंद्र का 59.5%, जिसमें संविधान पीठ ने कहा कि नहीं, हमने 50% के बैरियर को नहीं तोड़ा है, और यहाँ 77%। तो यह जो है दोनों में तालमेल करके, पहले भी SC STs का आरक्षण था। मेरी जानकारी जो है ST STs के लिए जो आरक्षण था, बाद में BCs को जोड़ा गया। तो बैकलॉग्स इतने ज़्यादा हैं इसलिए कि यह माना गया कि जो लोग कंपटीशन में आ रहे हैं वो फिट नहीं हो रहे हैं, वो सीट वैकेंट रह गया। तो अगर पहले ही दफ़ा दूसरी दफ़ा यह लग गया था कि इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, तो बेहतर स्कूल खोले जाने चाहिए थे ताकि वो ज़्यादा बढ़िया पढ़ करके और वहाँ जाके compete कर सकें और उसकी बराबरी कर सकें। स्कूल्स आर्थिक स्थिति के हिसाब से स्कूल्स बदल गए, और 80-90 के बाद देखिए प्राइवेट स्कूलों का जो भरमार हुआ है, किनके बच्चे पढ़ते हैं, कौन लोग पढ़ा पाते हैं। 25% रिजर्वेशन देने के बाद भी किनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, किनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। वैसी स्थिति में इस आरक्षण में समानता की जो सिद्धांत है भारत के संविधान में, उसमें क्या गुंजाइश आपको दिखती है? अभी जो EWS को जो आरक्षण मिला है जी, संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में प्रावधान था कि राज्य स्टेट उसमें दे सकती है, एक कैटेगरी बना के दे सकती है, और उसके बाद एक नया अमेंडमेंट ला के क्लास 6 जोड़ा गया दोनों में, और EWS को उसके आधार पर आरक्षण दिया गया। ये संविधान का 103rd संशोधन था जिसको चैलेंज किया गया। करीब करीब 40 रेट पिटीशन इस पे फाइल हुए थे और उन सब को डिसाइड किया गया है 27 तारीख को। इसमें जो आरक्षण दिया गया है उसकी आलोचना भी हो रही है और इसके समर्थन में भी लोग हैं। इस में सबसे पहले ये चीज़ है कि अभी तक का जितना भी आरक्षण का प्रावधान है उसमें जाति विशेष के आधार पर आरक्षण था। ये जातियों का समूह था और उन सभी को आरक्षण दिया गया। इसमें जाति को आधारित नहीं बना के इसमें आर्थिक आधार को बनाया गया। आर्थिक आधार में संविधान में करीब 30 बार इकोनॉमिक वर्ड्स आया है।
जिसको कि इस जजमेंट में लिखा भी गया है कि करीब 30 बार आए हैं। उसके बाद इसका आधार बना नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 38 को इसमें कंसीडर किया गया और उसके आधार पे ये जजमेंट आया है। इस जजमेंट में जो कहते हैं कि रिविजिट वो लोग जो किए हैं इस रिजर्वेशन पॉलिसी में, तो आप ये देखिएगा कि बहुत से जगह ऐसे हैं जो आप प्रश्न उठाए क्या कि सीट खाली रह जाता है। अभी जो जनरल का मेरिट लिस्ट है, जनरल के मेरिट लिस्ट में आप देखिएगा रिजर्व कैटेगरी के जो SC ST के लोग हैं वो लोग भी कई एक बार रिजर्व जनरल कैटेगरी में आके शामिल हो रहे हैं, उनमें मेरिट ग्रो तो किया है। अब आप जहाँ तक अच्छे स्कूल खोलने की बात है, अच्छे स्कूल का खुलना बहुत अच्छा है और वो खुले तो सभी को लाभ होगा। स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का है वो बढ़ा है और कमोबेश ये कहा जा सकता है कि आरक्षण पॉलिसी देश के लिए लाभदायी है। अब अति आरक्षण अगर होता है तो उससे नुकसान होगा और उसमें M नागप्पा के केस में आया है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो। इस जजमेंट में भी कहा गया कि हम लोग इसको वायलेट नहीं किए हैं। और इंद्रानी सोहनी और M नागप्पा का मैटर था जिसको कंसीडर किया गया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस था, उसको भी कंसीडर किया गया। और मेरी समझ में अच्छे स्कूल की आवश्यकता पहले भी थी, अभी भी है। मैं आपकी तरफ लौटूंगा। दीपक बाड़ा जी, झारखंड के कंसेप्ट में गांव से लेके आपके शहर आने तक आपने जो इस आरक्षण को देखा समझा है, उसके हिसाब से आपकी क्या राय है? EWS के आरक्षण और आज जो झारखंड सरकार ने आरक्षण की घोषणा की, दोनों मिलाकर के उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? STs, SCs, BCs जो बड़ी संख्या में दिया गया, 77% के आसपास हो गया, उससे समाज का विकास हो जाएगा क्या? एक तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ और शायद मुझको ये संदेह भी है कि ये पूरी तरीके से फिर से वही झुंझुने वाली बात हो रही है। क्योंकि अगर आप आदिवासियों और दलितों के विकास के ऊपर में अगर हम वहाँ से अगर बातें शुरू करते हैं और संविधान का जो उसकी प्रस्तावना में है कि हमें समानता के साथ साथ न्याय, आज़ादी और बंधुत्व, ये चारों जो मूल्य हैं संविधान के, इसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है और संविधान का प्रस्तावना भी यही बोलता है। लेकिन अब से लेकर के पूर्ववर्ती जितने भी शासन के टूल्स आए या शासन के प्रतिनिधि आए, उन सभी की मंशा कभी सही नहीं रही। उदाहरण के रूप में आदिवासियों और दलितों के विकास के लिए और ख़ास करके आर्थिक विकास के लिए, उनके क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए, उनकी संपन्नता के लिए टूल्स हैं, जैसे कि TSP हुआ, ट्राइबल सब प्लान हुआ, जैसे कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान्स हुए, जो कि आदिवासी इलाकों और दलित इलाकों और उनके बाशिंदों को ये हक अधिकार देता है कि उनके लिए वो राशि खर्च की जानी चाहिए। आदिवासियों के लिए 8% और दलितों के लिए लगभग 16%, मतलब लगभग 25% ऑलरेडी ये प्रावधान है कि हम उतनी राशि, चाहे वो उसी मद में खर्च होगी, दूसरों में डाइवर्ट नहीं होगी। लेकिन अभी तक मुझे या ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि उस राशि का सही इस्तेमाल किया गया। झारखंड जब से बना है और तब से लेकर के अभी तक उस राशि का इस्तेमाल सामान्य मदों में किया गया, जैसे कि रोड बनाए गए, जैसे कि पुलिस के लिए हथियार खरीदे गए और तमाम वो चीज़ें जिससे कि आदिवासियों और दलितों का लेना देना नहीं। कुल मिला के मंशा ही खराब है। उस सड़क पर आदिवासी दलित चलते हैं ना? बिल्कुल चलते हैं, लेकिन आदिवासियों के जमीन की लुटेरी भी चलते हैं, माइनिंग की ट्रकें भी चलती है। नहीं तो सड़क बनेगा, सड़क पर सब कोई चलेगा ना। बिल्कुल, लेकिन वो सामान्य सभी लोगों के लिए वो राशि है नहीं। वो आदिवासी इलाकों में बच्चों की सही नहीं, शिक्षा के लिए, उसको समानता के लिए जब दिया गया तो उसको समान करके शहर तो लाया जा रहा है ना भाई। जो गांव में रह रहा था, समानता देने के लिए उसको शहर तो ला रहे हैं। शहर में स्कूल है, शहर में कॉलेज है, शहर में रोजगार है। सरकार ने इतना तो ख्याल रखा ना, उसके लिए सड़क बनवाई ताकि वो शहर आकर के अपना अच्छी पढ़ाई कर सके, नौकरी ढूंढ सके, रोजगार कर सके, कद्दू बेच कर कुछ पैसा कमा सके।
बिल्कुल, लेकिन आज देखिए एक भी कद्दू वाला मुझे नहीं लगता है कि वो व्यापारी है आदिवासी इलाकों में। आप देखिएगा कि इन इलाकों में पलायन की स्थिति भयावह है। लोग अपने नहीं, हम आरक्षण पर अगर कंसंट्रेट होते हैं तो आरक्षण से आपको लगता है कि पिछले 75 सालों में आरक्षण का लाभ जो झारखंड को मिलना चाहिए था, जिसके लिए आरक्षण किया गया, विधानसभाओं लोकसभाओं में भी उसके जो प्रतिनिधि गए, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके इस आरक्षण के मसले से लोगों की समस्याओं का, नौकरियां कितने लोगों को दिलवा पाए। असल चीज आरक्षण तो वही है। गरीब वो है जो फटा कपड़ा नहीं खरीद पाता है, चिप्पी लगा करके वो पहनता है। वो गरीब नहीं है जो 1000 रुपये में पैंट खरीद करके फटा हुआ पहनता है, या रिवॉल्वर से शूट किया हुआ जिसमें छेद है वो पैंट पहनता है। वो गरीब नहीं है। हमारा भारतीय संविधान जो कहता है, या गांधी जी जो कहते हैं, वो सबसे निचले व्यक्ति की बात करता है। तभी ना आएगी समानता भाई जी। हम अगर 50 लोगों के लिए खाना बनाएंगे, 1500 को उसमें खिलाएंगे तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन 1500 को खाना मिलाएंगे, अगर 1600 हो जाएगा तो सब लोग खा लेगा, हो जाएगी गुंजाइश। हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ जो है उस अनुपात में झारखंड के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए, आपकी राय मांगी जाए, क्या लगता है मिला क्या? अगर एकदम निचले तबके से बात की जाए तो झारखंड में बहुत सारे पीवीटीजी ग्रुप के आदिवासी भी हैं। अगर उनके विकास को देखा जाए कि उनको कितना विकास हुआ है। बहुत गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं, इसको नोट कर करके। बहुत गंभीर। पीजीटीज को कितनी नौकरी मिली, कितनी पीजीटीज जो है नौकरी में है, उनको हेल्थ का कितना एक्सेस है, उनको शिक्षा का कितना एक्सेस है, उनको सड़क, आप दोनों के लिए मामला है, वहाँ से लौट करके आना आप लोगों को। जी। तो जिनको सरकार कहती है कि हम इनको सुरक्षित करेंगे, और जो वल्नरेबल है, कठिन संकट से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उसका कोई लाभ दिखता क्यों? नहीं। उनका तो खुला हुआ है नौकरी के लिए, जाए नौकरी में, कंपटीशन में बैठे, नौकरी मिलेगी, बैठे नहीं कर कंपटीशन में तो कैसे होगा? उनके यहाँ जो स्कूल है, सड़क भी बन गई है कंपटीशन के लिए, रांची आके स्कूल बैठ सकते हैं कंपटीशन में। बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो स्कूल है वो स्कूल सुचारू रूप से चलते नहीं। उनके यहाँ जो हेल्थ सेंटर है वो चलते नहीं है। बच्चों को अगर पढ़ना है तो माँ बाप कहीं बाहर जा करके पलायित होकर के गन्ने के खेत में काम करेंगे 4 महीने, तब उनके बच्चों का इलाज हो पाएगा, उनकी शादी हो पाएगी, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें। लेकिन जो मानव मूल्यों के हिसाब से जो उनका विकास होना चाहिए था, वो आज भी वहीं का वहीं धरा पड़ा है। फिर आप मूल्य की बात करने लगे। मूल्य बहुत कठिन है। बाजार में तो हर चीज का मूल्य बढ़ गया है। संस्कार कम हो रहे हैं। हर चीज का मानवीय मूल्य कम हो रहे हैं। अरे भाई, फटे हुए पैंट का मूल्य ज्यादा हो गया। तो मूल्य तो प्रज्ञा जी, मैं समझती हूँ कि आप जिन लोगों के बीच बैठती उठती हैं स्टूडेंट्स के बीच में, उनके रिएक्शंस भी थोड़ा बताइएगा। आप अपनी बात तो कहिए, उनके रिएक्शंस जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर मुहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की, संविधान पीठ की, उस पर थोड़े रिएक्शंस बताइएगा। उत्साह है, निराशा है, एक पक्ष खुश हो है, दूसरा पक्ष निराश है, या सब लोगों को लगता है कि हमको भी कुछ मिल गया? अपनी बात कहिए आप, लेकिन उसमें इस पर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो। मैं समझती हूँ कि यह जो आरक्षण व्यवस्था है, इससे वाकई में देश के विकास में फ़ायदा हुआ है। और आरक्षण है तो वंचित समुदाय के जो लोग हैं वो भी देश के विकास में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। जहाँ तक ईडब्ल्यूएस की बात है, तो यह भी मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि अभी भी ऐसे वंचित समाज में लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनके पास उतनी आर्थिक सहायता उनको नहीं है कि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था बनाए रख सकें। तो शिक्षित होने के लिए और रोज़गार के लिए यह जो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, यह मुझे लगता है ठीक ही है मेरी नज़र में। और इससे जो 50% आरक्षण है ST SC या OBC, इसको कोई हानि है ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो आपके यहाँ बच्चों में रिएक्शन क्या है? जी, उनके बीच क्या रिएक्शन? किसी को इससे कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक अनुभव है, संविधान पीठ के फैसले का कोई इम्पैक्ट आपको अपने कॉलेज में दिखा क्या बच्चियों के बीच में, कि उनमें इस पर चर्चा हो रही है, वो बातचीत कर रही है, खुश हैं, दुखी हैं, नाराज हैं,
या लगता है कि अब तो बहुत कुछ मिल जाने वाला है? ना बहुत प्रसन्न है, ना माने उन पर दुखी कोई हैं, फर्क नहीं पड़ा? उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक भावना उनमें भी है कि यह जो व्यवस्था है वह सही तरीके से लागू हो, वाकई में जो गरीब तबके के हैं उनको यह लाभ मिले। मेरा जो अनुभव रहा है एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया में, जो EWS के लिए सीट आरक्षित है उसमें एडमिशन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, या फिर उसकी जो प्रक्रिया है वह कठिन है, या फिर कहाँ कठिनाई है यह समझ में नहीं आता है, लेकिन उस कोटे में एडमिशन नहीं हो पाता है। हाँ, एक तो मामला ये आया, और ये मामला सिर्फ उसमें नहीं आ रहा है कि आर्थिक प्रमाण पत्र आमदनी का नहीं मिल पाता है, SC/ST के लिए भी है, सबके लिए सर प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, उसको बहुत कठिन होता है। जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है बड़ा, लेकिन दीपक जी अगर आप घूम करके आइए सोर्स नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण की दो व्यवस्था है। एक व्यवस्था है सदन में, जहाँ की उसके प्रतिनिधि जा करके उसके दुख दर्द की बात करके तमाम सदन को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उसके विकास के लिए, उसको समानता में लाने के लिए ये किया जाना चाहिए। इसके लिए असेंबलीज और पार्लियामेंट में व्यवस्था है, आरक्षण की सीटों की व्यवस्था है। जाते भी रहे 75 साल बड़ी संख्या में लोग गए हैं, जो गए हैं उनके परिवार के सब कुछ बदल गए, उनके नाते रिश्तेदारों की भी स्थितियाँ बदली। दूसरी व्यवस्था है आरक्षण में, वो है सिर्फ रोजगार के लिए, एडमिशन और रोजगार के लिए, शिक्षा में जाइए और रोजगार के लिए। इन सब स्थितियों में दोनों को अलग अलग देखा जाए, उनके जाने से उनके समुदायों पर, जिनको कि लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण दिया गया, EWS का नहीं है कोई गुंजाइश लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का, इसलिए वो वहाँ नहीं, ये सिर्फ रोजगार के लिए। तो मूल सवाल ये है कि नौकरियां सरकार के पास कितनी है जिसमें कि आरक्षण इम्प्लीमेंट होगा, और प्राइवेट्स के पास कितनी है जिनको कंपेल कर सकते हैं आप कि आप नौकरी दीजिए, तभी ना आरक्षण का मायने मतलब है। उस पर आप अपनी बात दें। उसके साथ यह जरूरी है कि जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल को शामिल कर लिया जाए। अखबारों में आज नहीं खबर छपती है, हर रिजल्ट IAS IPS के रिजल्ट में, डिप्टी कलेक्टर DSP के रिजल्ट में फला रिक्शा चलाने वाले लड़का, तो एक आदमी से सिर्फ बात बनती नहीं बनती, समाज में समाज उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी बात करें। हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण के बारे में। मैं कहता हूं सर कि कमज़ोर घर में वर्ग में पैदा होना, निर्धन घर में पैदा होना और शिक्षित घर में पैदा होना अपराध नहीं है, लेकिन अशिक्षित और कमज़ोर बन कर के रह जाना अपराध है। और इसी से निपटने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, और संविधान में हमारे जो प्रावधान हैं उसमें ये किया गया है। निश्चित रूप से अभी आपने उठाए गए, जैसे लोकसभा विधानसभा में इनके जो जाते हैं तो अपने लोगों की बात तो रखते हैं, ऐसी बातें इनसे कुछ फ़ायदा तो होता है कि अपनी बात को वहाँ रख पाते हैं। अगर ये ना हो तो इनकी बात वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगी। तो इस मामले में तो ठीक है। अब रही बात रोजगार के मामले में और शैक्षणिक संस्थान के बारे में, इसमें भी लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिस रूप से होना चाहिए इस 75 सालों में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस रूप से हम देख रहे हैं तो वैसा नहीं पा रहे हैं। लेकिन चेंज तो हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं इसमें चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है। नहीं, हम कह भी नहीं रहे हैं, तो आप लोगों से कहलवा रहे हैं। जी सर, हमको तो कुछ नहीं कहना है। हाँ, तो नहीं है, वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। और भी मेरा यही है कि इसको सही ढंग से लागू किया जाए। अदर मेंबर्स ने भी जो कहा कि जैसे हम एक साधारण उदाहरण बताता हूँ, RTE के अंतर्गत 25% सीट रिजर्व है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। अब उसमें क्या दिक्कतें आती है, जो भी कहा कि सर्टिफिकेट कईयों के नहीं बन पाते हैं, कईयों को बन पाए तो उससे जो कम के हैं उसको दिया जाता है, जैसे अभी 72,000 का था, फिर 90 का। तो ये जो सही ढंग से हो, ये सर्टिफिकेट का हो और सही आदमी को मिले, तो निश्चित रूप से इसका ज़्यादा फायदा होगा सर। और सबसे ज़्यादा फायदा होगा सर कि उसको हम शिक्षा अच्छी तरह से शिक्षा करें, शिक्षा दें, शिक्षित बनाएं उसको। और जब तक जो पढ़े लिखेंगे वही ना कंपटीशन में भाग लेंगे। अभी आप पूछ रहे थे कि कंपटीशन में आएंगे, सड़क बन गई, सब बन गई, लेकिन सबसे अच्छे है कि
शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और तभी हम अपने कंपटीशन में जा सकते हैं और वहाँ लोग बच्चे पहुँच सकते हैं और उसका लाभ हो सकता है। जो आरक्षण दे रहे हैं वही करेंगे। जी हाँ, वही करेंगे। उनकी जिम्मेदारी, जी हाँ, उनकी जिम्मेदारी है, करेंगे। की जिम्मेदारी है, हाँ। उन्हीं को करना चाहिए। तो उन्होंने अगर किया होता हाँ, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था उसके हिसाब 10 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने किया होता तो नहीं, और भी जो अगर लोग उन्होंने किया होता, हमारा समाज विकसित होता तो हमको पैसा देकर के 1000-2000 रुपया पैंट फटा हुआ पे नहीं पहनना पड़ता। जी, है ना। हमारा दिमाग इतना विकसित हो गया होता कि हम समझते कि फटा हुआ पैंट जो है हम कहीं किसी से उधार मांग लेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। बहुत जिस सारे रेशियो में घरों होना 2000 चाहिए वो रुपया नहीं देंगे। है। माने संपूर्ण विकास जिसको बोलते हैं, तो नौकरियों की और नामांकन की जो बात करते हैं उस नौकरियों में एक तो है कि सरकार के पास नौकरियां हैं कितनी, जी, और जितनी नौकरियां हैं सरकार की जो आर्थिक स्थिति, जैसे कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बावजूद, कि हम टीचरों को वेतनमान के हिसाब से पेमेंट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बताए कि हम कहाँ से पैसा दें। जी जी, उनको टीचर का वेतनमान नहीं मिला है। मतलब कि नौकरी जो निकलेगी, पद जो सृजित होंगे, जिस समय आजाद हुआ था देश, उस समय देश की जो आबादी थी, उस समय जो शैक्षणिक स्थिति थी, 50 सालों में बहुत बदला है। जी हाँ, उस हिसाब से सरकार में नौकरियों की संख्या कितनी बढ़ी, ब्लॉक्स बढ़े, डिस्ट्रिक्ट्स बढ़े, लेकिन आप जाकर के देखिए कि मैक्सिमम लोग 6000 रुपये पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल में हम ये कह रहे हैं नौकरी में आने के लिए विज्ञापन निकालना, समय पर उसका रिजल्ट निकालना और उसको नौकरी देना। दूसरा सवाल है जज साहब आपसे, वो 8 लाख की सीमा, 8 लाख की सीमा जैसे आप कर देते हैं तो एक हिसाब जोड़ लीजिए, 70-75 हज़ार रुपये जिसकी आमदनी होगी वह लेकर के जाएगा, जिसकी आमदनी 6000 रुपये होगी वो लेकर के जाएगा। आरक्षण का फायदा किसको देगा? आरक्षण का फ़ायदा जो क्राइटेरिया है 8 लाख रुपया होना चाहिए, पारिवारिक आमदनी, 5 एकड़ ज़मीन गांव में हो या 1000 वर्ग फुट शहर में ज़मीन हो, मकान हो उसका, ये जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है ये तो आर्थिक आधार पर है। अभी आज के द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया है मिस्टर चौहान का, उसमें एक उदाहरण दिए हैं वो कि 1978 में स्वर्गीय जगजीवन राम का इंसल्ट हुआ, जबकि वो मंत्री रह चुके थे काफ़ी वक्त से। तो ये बताता है कि आर्थिक आधार आपका कितना भी 1977 में हुआ था, 1978 में मूर्ति को धोया हाँ धोया गया था 78 में। तो ये बताता है आपका, दूसरा येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च बताता है कि आपका आर्थिक आधार चाहे लाख ऊंचा हो जाए लेकिन आपका सोशल स्टेटस भी उसके कारण बढ़ जाएगा, ये गारंटीड नहीं है। सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए कई एक कंपोनेंट्स होते हैं और अब नहीं, एक मेजर कंपोनेंट ये है आर्थिक आधार। अम्बेडकर को झेलना पड़ा था, आर्थिक आधार जरूर है उसमें, लेकिन एक कंपोनेंट है, उसके नहीं, साथ उससे बहुत साथ सारे और भी component कंपोनेंट है। अदरवाइज स्वर्गीय जगजीवन राम के साथ ऐसी घटना नहीं घटित होती। दूसरा चीज़ है कि ये सेगमेंट में जो बटा हुआ सोसाइटी है, आज सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया है मंदिर में औरतों के जाने के अधिकार पर, या ये सारे चीज़ जो आ रहे हैं। अब भी लगातार एजिटेशन हो रहा है मराठा रिजर्वेशन का, जाट रिजर्वेशन का, ये सारा। अब हमको जो अंदाज़ा है कि इस जजमेंट के बाद हो सकता है ये सब भी डिमांड्स उठे। यही मैं कहलवाना चाहता था। आपने कहा राजस्थान में लोगों ने बंद कर रखा था महीनों रेल और बस को, पंजाब में लोगों ने महीनों रेल और बस को बंद कर रखा था। इससे जो स्थितियों में बदलाव आने वाला है, नौकरियों की गुंजाइश बढ़ रही, सरकार नौकरियां सृजित और करेगा। नौकरियों की गुंजाइश की जहाँ तक बात है, जब तक कि देश का विकास 8-9% प्रति वर्ष नहीं होगा, आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सभी को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। रोजगार की एक सीमा है। लगातार जो कंसेप्ट आ रहा है उसमें कहा जा रहा है स्वरोजगार की तरफ बढ़िए आप। नहीं, ये रोजगार के लिए है ही नहीं, ये तो नौकरी के लिए है। ये नौकरी जो के लिए है। एडमिशन की हम रोजगार की बात कर ही नहीं रहे, हम रोजगार की बात करेंगे नहीं, हम तो जी। नौकरी की सिर्फ बात। हाँ, जो भी नौकरी है, जी। नौकरी से जो रोजगार तो है, हाँ, एग्रीकल्चर में अगर एग्रीकल्चर पर आप कंसंट्रेट होते हैं तो आज भी देश में जितने बेरोजगार हैं
उनको एक बेहतर जॉब दिया जा सकता है, सम्मानजनक जिंदगी दी जा सकती है, बेहतर वेतन दिया जा सकता है, उसके लिए बैठ के सोचना पड़ेगा। वो उस पर हमारे पर चर्चा ही अभी नहीं। हम तो ये चर्चा जो ही नौकरी, WS पर आप जो नौकरी की बात कर रहे हैं ना, ये नौकरी भी तभी उपलब्ध होगा जबकि देश का आर्थिक विकास आपका 8 और 9% पर जाएगा, तब। अदरवाइज सबके लिए नौकरी संभव नहीं है, आप रोजगार ही दे सकते तब इसका हैं। क्या होगा? इसको लेकर के, इस 10% को लेकर के क्या करेंगे? जो एस्पेरेंट है वो कंपटीशन करेंगे, करते रहेंगे, मैंने उसमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ मिल जो रहा है। एस्पेरेंट है वो कंपटीशन करेंगे। कुछ लोगों के लिए कंपटीशन आसान होगा, कुछ लोगों के लिए कंपटीशन कठिन होगा। चलिए दीपक जी। मुझे तो लगता है कि ये सारे जो कानून आ गए हैं और शायद अभी आगे भी और सारे लोगों को आरक्षण के लिए वो मांग भी आएगी, और ये सारी चीज़ें सब सही है, समुदाय की आवाज़ हमेशा सही है। अब लेकिन ये जो संसद में बैठ के जो लोग ये कानून और प्रावधान बनाते हैं, उसके बाद क्या? इन कानून और प्रावधानों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और उसी हिसाब से प्रबंधन करना, ये तीनों चीज़ें के ऊपर में हम बात नहीं करते या कम बात करते। हम भी नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ इसी पर बात करेंगे WS पर, और कोई बात नहीं करेंगे। तो मुझे यही लगता है कि ये फिर से वही झुंझुना है, और शायद इसका अंजाम शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। शायद क्लासेस भी हो सकते हैं, अगर लोगों फ्रस्ट्रेट हो, उनको सही ढंग से सर्टिफिकेट्स ना मिले, नौकरियों में समुचित व्यवस्था ना मिले, तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं। EWS के आरक्षण के साथ सिर्फ एक चीज ऐड कर रहे हैं, यह व्यवस्था आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार चाहे तो सुधर सकता है। डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लगभग हर किसी के खाते वही सरकार के कंप्यूटर में है, तो उसमें डिजिटलाइज कर दे, प्रज्ञा केंद्र लोग जाकर के निकाल लें, है ना जी। रास्ता हो सकता है, बशर्ते कि आप रास्ता अपनाना चाहें। तो एक तो सरकार ने रास्ता बताया कि भाई आप खूंटी से आ जाइए सड़क से रांची में बहुत सारा गुंजाइश, उस सड़क पर भी आ सकते हैं, है ना। और एक रास्ता है खूंटी में भी आपके लिए बहुत सारी व्यवस्था की जा सकती है। वहाँ जो संसाधन उपलब्ध है, उन्हीं संसाधनों से जो MDF है, जो स्पेशल ट्राइबल ये फंड आता है, TSP का जो फंड आता है, ग्रामीण विकास के लिए दूसरे चीज़ों के लिए जो अलग फंड दिए जाते हैं, अब थोड़ा सा इरिलेवेंट है लेकिन रिलेवेंट है, उससे हम जोड़ना चाहेंगे बात को आगे ले चलने के लिए। सबसे ज़्यादा फंड ग्रामीण विकास, कृषि विकास पर बजट का जाता है, सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स पर, और सबसे ज़्यादा कम खर्च उसी का होता है। यह AG का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, मैं कोई बात ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो भारत सरकार के आंकड़े में नहीं हो, न किसी सरकार को हम दोषारोपण करना चाहते हैं। हद तो यह है कि झारखंड में, रांची में, राजधानी में जो विकास भवन है, वह ग्रामीण विकास के पैसे से कमाए गए ब्याज के आधार से बना है। अब इसके आगे आपको बोलना है। अभी थोड़ी देर आप सांस ले लीजिए प्रज्ञा जी। एक तो महिलाएं बड़ी संख्या में इधर पिछले 20 सालों में, ग्लोबलाइजेशन के बाद स्थितिबंदी 20 सालों में बड़ी संख्या में लगभग हर सेक्टर में छा गई। उससे सोसाइटी में समानता में जो पहले दिक्कत होती थी, शिकायतें होती थी, तो उसमें कोई फर्क दिख रहा है क्या? आप अपने घर से, अपने बचपन से, शादी के बाद से लेकर के अब तक जो समानता की बात करें, कॉलेज में जो समानता आनी चाहिए उसके हिसाब से जो बोल्डनेस आना चाहिए, वो आया क्या? मुझे ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा आज महिलाएं कार्य क्षेत्र में अग्रसर हैं, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर वो पहले नहीं करती थी, अब काम कर रही हैं। सेना में जा रही है भाई, हाँ, सेना में जा रही हैं, लेकिन एक महीन बदलाव अभी भी ज़रूरी है। मानसिक रूप से जो एक भेदभाव है समाज में जारी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर उनको कमतर करके देखने की कोशिश की जाती है। मानसिक भेदभाव है, अभी भी कायम है। इस आरक्षण मिलने से जब नौकरी में जाएंगी, EWS के लोग जब नौकरी में जाएंगे, उनके जीवन में बदलाव आएगा क्या? बिल्कुल बदलाव आएगा। EWS का फायदा वाकई में मिले, और किसी चीज़ों में जो सामाजिक मानसिकता है, बुनावट बनावट है, वो तुरंत नहीं होगा जी, एक टाइम लगता है, टाइम फ्रेम में
टाइम फ्रेम में होगा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम विकास की राह में आगे बढ़ सकते हैं, और अभी भी जागरूकता की कमी है। महिलाएं अभी भी उतना जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के लिए, या फिर कैसे उनको शिक्षा पानी है इसको लेकर। देखिए, जितनी आसानी से आप कहते हैं तब तो हम कहेंगे ट्राइबल भी जागरूक नहीं है, एससी भी जागरूक नहीं है। अरे भाई, तो हमको अगर 75 साल में हम अपनी बात ही नहीं पहुंचाए, सरकार पहुंचा नहीं पाई उस वीकर सेक्शन तक जिनको तक पहुंचाना था, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीजीटीज में आज नौकरियों की संख्या गिनिए तो 100 होगा, खींच खांच करके सेंटर से लेकर स्टेट तक पीजीटी में 1000 होगा। जिस वल्नरेबल ग्रुप की हम बात करते हैं उस तक उसके आरक्षण की बात नहीं गई। जब टाना भगत यहाँ पर, मैं गंगा टाना भगत मांडर से पहली बार जब एमएलए चुने गए, तो मैं रांची में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पूछा उनसे कि कहाँ जा रहे हैं? बोला कि पहली बार हम रेलगाड़ी में चढ़ेंगे, पटना जा रहे हैं। पटना जाने की बात नहीं है, बात ये है कि हम जो कर रहे हैं, डीएलएसए कर रहा है, झालसा कर रहा है, विधिक सेवा प्राधिकार कर रहा है, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो उसके बारे में नहीं जान रहे। वो नहीं जान रहे हैं कि उनका बच्चा अगर पढ़ेगा तो उस पढ़ने से उसको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करेगा तो स्टेटस बदल जाएगा। वो यह नहीं जानते हैं कि उनको बच्चे को पढ़ाने के लिए 25% अलग ये प्राइवेट स्कूल्स में भी व्यवस्था है। ये कौन जनवाएगा तब नहीं इसको हासिल कर पाएगा। हम तो कभी उस पर बात नहीं, हम तो ईडब्ल्यूएस पर बात कर रहे हैं। तो जो गांव का गरीब ईडब्ल्यूएस भी है, विकर सेक्शन है, सवर्ण भी, तो वो जानता होगा तब ना उसका लाभ उठा पाएगा। यह सच है, इसमें सरकार को इसका प्रचार प्रसार, सरकार नहीं, कॉलेज की भी जिम्मेवारी है, स्कूल की भी जिम्मेवारी है। वो स्कूल कॉलेज है, जो पंचायतें हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार की जिम्मेवारी के चलते तो हम सब छोड़ देते हैं सर पर, जो तो दोस्त नंदू घोष। हाँ, व्यक्तिगत तौर से भी शिक्षाविदों को इस पर काम करना होगा, और खास तौर से जो शिक्षक वर्ग के हैं उनको इस पर काम करना होगा। आप अगर 50 स्टूडेंट को बताती हैं तो 5 साल को तो ऐसे ही बता देगा ना, उसको जानकारी अगर चीज़ों की होगी तो बता देगा ना। क्या सिन्हा साहब, इस ईडब्ल्यूएस को में भी जिस वल्नरेबल ग्रुप की बात दीपक बड़ा कर रहे हैं, वहाँ तक तो नहीं पहुँची है रोशनी, इसको भी रोशनी नहीं पहुँची है। जो 8 लाख से नीचे 1000, 2000, 5000, वहाँ एक ही सपना है आज भी गाँव में, बेटा पुलिस में चल जाए, सिपाही जी हो जाए, बहुत खुश होगा, दरोगा जी हो जाए जी। उसके आगे वो जानता ही नहीं कि वीडियो बनना, कैसे वीडियो बना जाता है, कैसे डिप्टी कलेक्टर बना जाता है। तो वो जानेगा तब ना बन पाएगा। तो वहाँ जो टीचर्स हैं वो उनको जनाए कि यह तरीका हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा सर जी। अब आप कि सब चीज को लागू करने के लिए, सब चीज को लागू करने के लिए शिक्षा, खास करके संस्कार युक्त शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, और सरकार को इस पर जोर देना चाहिए। यदि बच्चे शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, तो सारे जानकारी उनको फैलेंगे और उनका लाभ वो उठा सकते हैं। अब आप देखें न कि गांव में जो स्कूलों में है या कहीं भी आप देख लीजिए कि जो शिक्षा का लेवल है, हमें उसको ऊपर उठाने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि जब तक आपको 3-5 की जो पीठ थी उसमें 3 जजेस ने क्या कहा, उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी आसानी होगी आपको। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि आरक्षण को सकारात्मक कार्य करने का जरिया बताया। कहा कि समतावादी समाज के लक्ष्य की ओर एक समावेशी तरीके से आगे बढ़ा जा सके, यह किसी वंचित वर्ग या समूह की समावेशिता का एक साधन है। ईडब्ल्यूएस संविधान के मूल ढांचे को भंग नहीं करता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा केवल आर्थिक आधार पर दाखिलों और नौकरियों में आरक्षण से संविधान की बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं होता। ईडब्ल्यूएस के कल्याण के लिए उठाए गए कदम को सकारात्मक रूप से देखना होगा। इस तरह के आरक्षण के लिए एक समय सीमा तय करने की जरूरत है, जो आपने कहा टाइम। जस्टिस जेवी पादरीवाला ने कहा कि उन्होंने दोनों न्यायाधीशों से सहमति है, आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, वैसे यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। एक बार जो मिल जाता है उसको छोड़ना और उसे छुड़ा पाना बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल सर, एक आदमी को कोई फैसिलिटी दे दीजिए, साधारण बात है, इसको छोड़ दीजिए, और उसको भी डराव करिए, देखिए कितना हंगामा होता है। किसी चीज़ को आप जब दे देते हैं उसको वापस लेना बहुत कठिन है, और इसीलिए मैं सबके जर में कहता हूँ, अगर इससे निश्चित रूप से, जैसे हम बिल्कुल सहमत हैं कि इससे फ़ायदा होगा, समाज विकसित होगा, लेकिन उससे कहीं अधिक अगर उनको ढंग से शिक्षा दें
और वो उसका लाभ लें, तभी उसका लाभ, समुचित लाभ उसको मिल पाएगा। ये जैसे समता लाने के लिए, सारे लाने के लिए, सब आपने कहा ना, रोजगार की बात, मेरा तो ये मानना है, अगर शख्स सही रोजगार के लिए है ही नहीं, तो नौकरी के, सिर्फ नौकरी के नौकरी के लिए नौकरी के लिए कह रहा हूँ मैं, नौकरी के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि यदि उसको सही शिक्षा दे दीजिए, अच्छे पढ़ें, तो आज ग्लोबल विलेज की बात है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो अपना नौकरी ढूंढ लेगा वो। लेकिन अगर आप शिक्षा सही ढंग से उसको नहीं मिलेगा तो ये सबके प्रावधान के बावजूद भी वो सही जो है ना इन चीज़ से वंचित हो आप जाएंगे। सही कह रहे हैं। सेंट्रल स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं, मेरे बहुत घनिष्ठ परिचित हैं जी। वो एससी से आने के बावजूद उन्होंने मेरिट पर compete किया, डॉक्टरेट किया और अच्छे पद पर गए, और कहीं भी वो नहीं कहते हैं जी। तो ये अपवाद हो सकते हैं। आज आप कॉलेज में वो उसको लिमिट कर दीजिए, अगर जैसे रिजर्वेशन का, अनएडेड कॉलेज में भी रिजर्वेशन की बात हुई, ईडब्ल्यूएस का, या जो भी शैक्षणिक संस्थान है उन सभी में होगा। वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कुछ कंट्रीज़ में गिरता चला जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में अगर देखिएगा। और अभी जो ब्रेन ड्रेन की बात कभी समस्या हुआ करती थी, आप देख लीजिए कि ये अमेरिका में जाके या वेस्टर्न कंट्री जहाँ कहीं भी जाके इंडियंस काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एक मिनट में आपसे समझ लूँ, सिर्फ एक मिनट आपको आगे बात बढ़ाने कीजिए। आपने जिस ब्रेन ड्रेन की बात की, उसमें हरियाणा सरकार ने अभी एक फैसला लिया, संकल्प जारी किया कि आपको मिनिमम 10 साल हमको सेवा देनी पड़ेगी MBBS करने के बाद। तो लोगों ने हंगामा कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार आप पर पूंजी लगा रही है, बिल्कुल, उस पैसे को आप जाकर के ब्रेन ड्रेन के नाम पर, ज़्यादा पैसा के नाम पर आप विदेश चले जाएंगे, वहाँ ज़्यादा पैसा कमाए, सरकार आप पर क्यों खर्च करेगी? अगर आप प्राइवेट में खर्चा करके पैसा, अगर आप लेते हैं जॉब उसके स्टैंडर्ड का, तो वो जाएगा ही नहीं। स्टैंडर्ड मींस व्हाट? ये परिभाषा जो कभी उसकी तक नहीं लिमिट कर पाई। नहीं, 1 करोड़, ये परिभाषा, 5 करोड़, ये 25 परिभाषा लाख। नहीं, हाँ। ये परिभाषा है। हाँ, बताइए आप ये परिभाषा है। आप अगर किसी डॉक्टर को वो उम्मीद करता है कि हमको किसी अर्बन सोसाइटी में रहने का मौका मिलेगा और सर्विस देने का मौका मिलेगा, क्यों मिलेगा? गांव के लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये बीमारी नहीं होती है। क्रमशः ही इसको कहने दीजिए। और आप अगर यदि जैसे देते हैं, यहाँ पर का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, आप किसी को भेजते हैं और लगातार आप रूरल एरिया में उसको छोड़ देते हैं। वो गलत है। आप उसका साइकिल बनाइए। अगर वो जब तक इम्प्लीमेंटेशन में सही चीज़ नहीं आएगा, तब तक वो इसके लिए राजी नहीं होगा। और ये गड़बड़ी इम्प्लीमेंटेशन का है। और अगर ये ठीक हो जाए तो ब्रेन ड्रेन उस तरह का नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि हर सरकार की यह दायित्व है कि वह अपने लोगों को अपने यहाँ रोकने की कोशिश करे जी। और हर नागरिक का यह फर्ज है कि थोड़ा कम पैसे, थोड़ी कम सुविधाओं में भी अपने देश के लोगों की सेवा कर सके। इसलिए देश, एक मिनट, इसलिए कि देश का पैसा और देश के गरीब से गरीब आदमी का पैसा आपके ऊपर लगा हुआ है डॉक्टर इंजीनियर बनाने में। लोग अभी भी विदेश से यहाँ आके अपने समाज की सेवा करते हैं। बहुत से लोग वापस लौटे हैं और उनका सिर्फ मोटो होता है कि हमको अपने समाज को अपलिफ्ट करना। इसके लिए बहुत सारे लोग आए हैं जो विदेश में बहुत सक्सेसफुल थे, फिर यहाँ आए हैं। ये सारा चीज़ जो सोच का है, ये सारा चीज़ सोच का है। और अभी भी आप देखिएगा कि लोग काफ़ी सक्सेसफुल थे अपने कैरियर में, लेकिन सब कुछ छोड़ के कुछ अलग ढंग का काम कर रहे हैं। रामदयाल मुंडा को विदेश में यहाँ से 4-5 पैसा मिल रहा था, वो आए और यहाँ पर आकर के ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई। इस तरह के लोग कितने रामदयाल मुंडा हैं? उस स्टेटस के कितने लोग हैं? रामदयाल मुंडा के स्टेटस के कल ही हमारी मुलाकात हुई है। आपको 1-2 लोगों से मुलाकात हुई होगी। हमको 1-2 से ही मुलाकात होगी। हमको कहाँ ज़्यादा से मुलाकात होगी। तो हमको जिनसे मुलाकात होती है उनका कहना है कि वहाँ जो सारा कुछ मिल रहा है, जो पूंजीवाद है, जो पूंजी खड़ी हुई है, उस पूंजीवाद ने हमको पैसे के प्रति आकर्षण ज़्यादा किया, चमक दमक के प्रति आकर्षण ज़्यादा किया है। उसका एक सिंपल एग्जाम्पल दे करके मैं आगे बढ़ाऊंगा।
दिल्ली में दम घुटता है, फिर भी दिल्ली जाने के लिए मारामारी होती है, मारामारी। दिल्ली जाने के लिए पोस्टिंग करानी पड़ती है। क्यों? उस पर हम आगे बात। दीपक जी, अभी देखा जाए तो रामदयाल मुंडा का आपने बात किया, उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की और यहाँ पर आकर के वो कुछ कर पाए, आदिवासियों के लिए कुछ कर पाए। लेकिन यहीं कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखते हैं तो जयपाल सिंह मुंडा भी एक बहुत बड़े शख्सियत थे और जो संविधान सभा में बैठे थे, आज तक भारत सरकार को ये उसका ज़मीर नहीं जागा कि उनके नाम से एक डाक टिकट, एक पर्चा कुछ तो छाप पाते, लेकिन उनके नाम से भी कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर उनको प्रतिनिधित्व ना मिले, चाहे शासन में, चाहे व्यवस्था में, कहीं पर भी, तब तक उन लोगों को ना तो ढंग से सर्टिफिकेट बनेगा, ना तो उनका रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नौकरियों में हो, वो जल्दी से बढ़ेगा ही नहीं। दीपक जी, इस मामले में हमारा सीधा सिंपल सा ये कहना है, जो सिन्हा साहब को कह रहे थे कि डिजिटलाइजेशन के ज़माने में डिजिटल दुनिया है, उसमें टाइम तय हो हर फाइल की। क्यों रोक करके रखा? मेरे एक मित्र ब्रिटिश एम्बेसी में PRO हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि वहाँ कोई चपरासी नहीं है, वहाँ पर कबूतर खाना बना हुआ है, आप जाइए अपना फाइल में नोटिंग करके वहाँ डाल दीजिए, डाल के चलिए। 90s के पहले की हम बात कर रहे हैं, वहाँ डाल के चले आइए। वहाँ जो दूसरे आदमी वॉशरूम आएगा कुछ देर के बाद, वो देखेगा, अपनी फाइल उठा के ले जाएगा, टाइम मेंटेन करना पड़ता है, नोट करके उस पर नोटिंग दे करके वहाँ लौटा देगा। और इस तरह से ये क्रम चला जाएगा चीफ तक। सिर्फ चीफ के पास एक चपरासी है और किसी के पास नहीं, उतनी बड़ी ब्रिटिश एम्बेसी में। तो काम करने के तरीक़ों को, जब डिजिटलाइजेशन नहीं था तब की मैं बात कर रहा हूँ, आज तो डिजिटलाइज है। यह आसान रास्ता बनाया जा सकता है कि EWS के, SC SC के, STs के, BCs के जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट जो मिलना है, वो सर्टिफिकेट इतने दिन में मिलना है। बेस ये होना चाहिए, कंप्यूटर में फीड किया, कंप्यूटर ने निकाल के दे दिया। जैसे हमको ये क्या नाम है, जीवित होने का प्रमाण पत्र लेना है, गए ठिप्पा लगाए, 1 मिनट में हमको दे दिया कि हाँ आप जीवित हैं। बिल्कुल। अब ये रास्ते हो सकते हैं, सबका आधार लगा हुआ है, ये रास्ता हो सकता है अगर चीज़ों को किया जाए तो। EWS करिए या इसके अलावा जो आरक्षण है, इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का मकसद लोगों को समानता के क्रम में ले आना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड करना है। बिल्कुल। अगर इसी संदर्भ में देखा जाए, जापान में जितना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के एवरीथिंग पोस्ट ऑफिस में होता है और कोई दूसरी संस्था नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आपका बिजली बिल से लेकर के बड़े बड़े सर्टिफिकेट, केस, फाइल वगैरह सब चीज़ वहाँ मिलेगा। वहाँ जो काम करते हैं वो लोग, जनता जो पैसे देती है उसके प्रति इतने कृतज्ञ होते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा कोई काम वहाँ ले नहीं सकता है। अब हम नॉर्वे की बात, लेकिन अभी देखिए, नरेगा सबसे बड़ा योजना है जिसका डिजिटाइजेशन हो चुका है, और नरेगा ही वो योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा खामियां हैं। अभी तक लोगों को काम नहीं मिलता है, जो कि काम की गारंटी है, उसकी भी हालत खराब है। साहब ने जो कहा, सिन्हा साहब ने जो कहा इम्प्लीमेंटिंग का, राइट, जो एक्सक्यूट करना है, उस एक्सिक्यूटिव को इतना ज़्यादा कंपेल करना है कि उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो आप उसके लिए दंडित होंगे, और दंडित होने का समय सीमा भी ये होगा। ये सारी व्यवस्था हमको लगता है कि उसके हिसाब से लगने लगे। क्या प्रज्ञा जी, मैं जो कह रहा हूँ कि जो एक्सिक्यूटिंग पार्ट है, एक्सिक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, वहीं पर सारी गड़बड़ी होती है। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, बिल्कुल मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ नहीं। तो जिस तरह की व्यवस्था हमारे देश के संविधान के द्वारा बनाई गई है, उस व्यवस्था के तहत अभी तक हमारा विकास हो जाना चाहिए था। आगे हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी व्यवस्था है वो सही तरीके से लागू हो। आप चले जाइए गुरुद्वारा में, अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर में एक भी सफाई कर्मचारी 24 घंटे में आपको साफ करता हुआ नहीं दिखेगा, और कहीं पर एक डस्ट आपको नहीं दिखेगा। हाँ। ये क्या व्यवस्था है? आप तो उससे सीख सकते हैं ना भाई। हमारे ही देश में हमारी जो कार्यशैली, सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा है, हमारी जो कार्यशैली है, वहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है। मंदिर, पूरे मंदिर परिसर में आप घूम रहे हैं, कोई आपको टोकने वाला, रोकने वाला नहीं है। बैठ रहे, बैठ जाइए, लेटना है लेट जाइए, कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। आप कुछ गिरा के, एक तो गिराते नहीं है, अगर गलती से हो भी गया तो तुरंत आकर के साफ करके चला, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई आया और साफ करके चला गया। वो डेडिकेशन है, वो तो यही ना आपको वो डेडिकेशन है। वो सोसाइटी, और यहाँ पर आप जो चाह रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन आप चाह रहे हैं। डेडिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अंतर है। हम कह रहे हैं उसको जोड़िए ना उससे थोड़ा। आप ये शब्द से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए एक लंबे प्रैक्टिस की आवश्यकता है,
तब जाके ये होगा, इम्प्लीमेंटेशन और डेडिकेशन एक दूसरे का सिनोनिमस हो सकेगा। अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको जब कभी भी होना होगा तो उसके साथ एक फोर्स होता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात जब कभी भी आती है उसके साथ एक फोर्स होगा, उसके साथ कोई पैनल लॉ होगा, उसके साथ एक एजेंसी होगी। डेडिकेशन में इन सभी चीज़ों का अभाव होता है। अच्छा, आपने कहा ना कि कब बोर्ड रखा हुआ है वहाँ सर्टिफिकेट रख देता, ऐड कर लेता, हटा देता। कहीं पढ़ा कि कोई देश में न्यूज़पेपर रखा हुआ, लोग पैसा डाल देते हैं, उठा लेते हैं, कोई उसमें आदमी नहीं रहता। अपने यहाँ भी प्रयोग हुआ लेकिन अब अपने वाले पर करिए क्यों होता है, और सबके जड़ में जाएं तो यही होगा कि मूल्य आधारित शिक्षा, सबके इसमें जाएंगे तो यही होगा। सर मैं तो बड़ा अच्छा मैं मानता हूँ इस बात को, कम संसाधन में अच्छी ज़िंदगी जिया जा सकता है अगर उसको मूल्य आधारित शिक्षा हो तो। हम ये कह रहे हैं कि यह मुल्क आपका भी है, आप इस मुल्क के टैक्स से पैसा और पेंशन दोनों, वेतन और पेंशन दोनों पाते हैं। जी हाँ, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल यही बात मैं सिन्हा साहब जो बात कह रहे हैं, मूल्य आधारित जो शिक्षा, आज हमारे पाठ्यक्रम में देखिए प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल, हायर स्कूल तक हमें संविधान के बारे में कितना पढ़ाया जाता है। एक पन्ना है बमुश्किल पूरे साल भर के कोर्स में, और वहीं से अकाउंटेबिलिटी तय होती है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हो, जनता की चेतना को कैसे किस रूप में आगे चल रहा है। के कांसेप्ट में कहें तो हमारे पास ग्राम सभा है ना, सबसे बड़ी सभा है ग्राम सभा। अगर उसी को सशक्त कर, कितना मजबूत है वो, कितना सशक्त है ग्राम सभा को। एक अधिकारी बताइए ब्लॉक में जो ग्राम सभा से उसके अधिकारों के बारे में बात करता, जानता नहीं है, जानता ही जानेगा तब ना बात करेगा, जानता नहीं। तो प्रॉब्लम वो है। हम ये कह रहे हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है, जो 5th शेड्यूल के इलाके में ग्राम प्रधान की व्यवस्था है, उसको जब ट्रेन करते हैं तो ये सारी ट्रेनिंग देनी चाहिए ना भाई, बिल्कुल देनी चाहिए, और उसको उसके हिसाब सम्मान भी देना चाहिए। अब ग्राम सभा प्रधान आया, वो खड़ा है, चपरासी जी खड़ा किए हुए हैं कि 10 रुपया मिलेगा तब हम जाने देंगे। हाँ प्रज्ञा जी, कमेंट आपका। हाँ, हमारी कुल मिला के एक्सक्लूसन इम्प्लीमेंटेशन EWS में अगर आप बताएं तो कैसे ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, कैसे इफेक्टिव हो सकता है आरक्षण की व्यवस्था? आरक्षण की जो व्यवस्था अभी है वो विकास में सहायक है, और यह जो EWS की व्यवस्था है यह भी देश के विकास में सहायक ही होगी, बशर्ते जो इसका क्राइटेरिया तय किया गया है वो सही लोगों को मिले। और फिर आप ऐसा सवाल खड़ा कर दिए दीपक जी, हमारे पास समय है, ये आप ऐसा उसमें डाल दी, उससे ढूंढा। दीपक जी लास्ट कमेंट। मैं तो लास्ट कमेंट मेरा वही रहेगा कि चेतना होनी चाहिए लोगों के बीच की, जो सवाल कर सके अगर ये चीज़ है, अगर इस तरीके के प्रावधान है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, वो बच्चे से लेकर के बड़ा बुजुर्ग सब ये पूछ सके, और जो व्यक्ति इम्प्लीमेंटेशन का जिसको जिम्मेदारी है उसके अंदर भी वो चेतना हो, ये वो आएगा कहाँ से, यही अभी तक का सबसे बड़ा गुस्सा जाते हैं सवाल पूछने पर, सरकार गुस्सा जाती है सवाल पूछने पर, ब्यूरोक्रेट्स गुस्सा जाते हैं सवाल पूछने। सवाल पूछने कौन देता है, सवाल पूछने से तब ना भाई। जस्ट साहब लास्ट कमेंट। आमंड की थ्योरी है, इनपुट आउटपुट थ्योरी है। ये जो आया है नया जजमेंट, हम लोग को इस आउटपुट का इंतज़ार करना चाहिए। हम लोग भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और विभिन्न स्रोतों से और भी रिएक्शंस आएंगे, सोसाइटी का भी रिएक्शन आएगा, और अभी इस पे लगातार वॉच करने की आवश्यकता, कोई कंक्लूजन अभी नहीं दिया जा सकता। जी सर, ये उसी बात पर है कि EWS लागू हुआ, इसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, सही ढंग से हो, और मैं फिर वही कहूँगा कि हमें शिक्षा व्यवस्था को पूरे मजबूत करना पड़ेगा। लोगों में जागरूकता होगी इससे, और लोग इसके बारे में जानेंगे तभी इसका समुचित लाभ उठा पाएंगे। तो ये है कि हमें इस आरक्षण के साथ साथ इसको सही इफेक्टिव एक्सक्लूसन जो होना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए, और सही शिक्षा पर हमें ध्यान देना चाहिए। आमीन। बीच बहस में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। धन्यवाद।